मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो निर्देशानुसार आज की कक्षा का संचालन हम करेंगे और विषय ज्वलंत भी है और आवश्यक भी है। समाज में शिक्षा का महत्व, बदलता स्वरूप और शिक्षक की भूमिका। प्रश्नोत्तरी आज रहती है, तो प्रश्नोत्तरी में हर प्रश्न के साथ एक उत्तर जुड़ा है। हम जो भी प्रश्न कर रहे हैं एक बार सोचेंगे कि उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। हम सिर्फ समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं और उन समस्याओं के समाधान हमें पता है, लेकिन एक इंग्लिश में वर्ड आता है ब्लेम गेम। उस ब्लेम गेम के चलते उस समस्या का समाधान जानते हुए भी हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो आइए चर्चा या प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच जो बृहस्पतिवार को एक चर्चा हो रही थी शिक्षा को लेकर, उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। अमन भैया, तुषार भैया हैं क्या हमारे बीच में? जी मैं हूँ, उपस्थित हूँ। जी प्रणाम भैया। तो भैया शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम पहले उनको सुनेंगे, फिर हमारे अंदर की जो भी जिज्ञासाएं हैं, और हर जिज्ञासा एक, अगर हम शब्दों का संधि विच्छेद करें तो आशा है, और हम वो आशा, हम वो उत्तर जानते हैं। उसी भाव से हम सभी लोग प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेंगे। तो तुषार भैया, आपसे निवेदन है कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद भैया। जी, तुषार भैया चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग इसका ये कर लेते हैं, आज का जो हमारा ये सेशन है तो इसके मुख्य भाग क्या रहेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात कि हमें उस शिक्षा पद्धति पर, जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी, उस पर वापस लौटकर क्यों जाना चाहिए, आज की शिक्षा में क्या खामियां हैं, क्यों जाना चाहिए हमें। दूसरी चर्चा ये रहेगी कि उसमें अभी तक क्या किया जा रहा है ना, जो व्यवहारिक स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। और फिर क्योंकि तुषार भैया का बहुत अनुभव है इस क्षेत्र में, तो हम सभी लोग आज केवल अपनी समस्याओं पर बात ना करके और सीधे सीधे या तो फिर हम समाधान पे बात करेंगे या फिर हम सीधा उनसे प्रश्न पूछेंगे कि हमें ये प्रैक्टिकल समस्या आ रही तो उसका समाधान कैसे किया जाए। तो इसी सब विषयों पर चर्चा होगी। तो मेरा निवेदन है आदरणीय तुषार भैया, तो आप कृपया जो है आए और आज का ये क्रम प्रारंभ करें। जी जी, सभी को प्रणाम। एक पुनः सबसे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए सभी को, अमन जी को, प्रसून जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु चरण में वंदन, और सभी को मेरी बात पहुंच रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? जी। तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें बहुत वर्षों से बहुत कार्य हुआ है। अनेक मनीषियों ने विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक और विभिन्न प्रकार के विचारात्मक कार्य किए हैं। और जैसे कहते हैं, भारत में किसी का एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, ये सभी इसके पहले किए गए व्यक्तियों के कार्यों का ज्ञान लेकर आगे बढ़ना रहता है। कोई एक व्यक्ति किसी का क्रेडिट ले, ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए ये सभी का मिलजुल के आशीर्वाद भी है हमसे, हमारे पूर्वजों का, जो भी विभिन्न कारण रूप में और विभिन्न रूप में हमारे गुरुजन और ऋषिजन हैं, उनका भी आशीर्वाद और उनका और ईश्वर आशीर्वाद है, जिसके कारण हम ये साधना कर पा रहे हैं, ये तपस्या कर पा रहे हैं, ये अध्ययन कर पा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए नम्रता से अपनी बात में रखता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं। अमन भैया ने परसों परिचय दिया था, लेकिन वो संदर्भ अभी बदल गया है, तो थोड़ा ज्यादा विस्तार उस पर देना उचित रहेगा, ताकि आपको मेरी बात का संदर्भ समझ में आए। तो जैसा उन्होंने बताया था, मैं अमेरिका में था, और सभी जैसे सबका चलता है वैसे ही जीवन में अपना कार्य कर रहा था ऑफिस में। फॉर्चुनेटली मेरे को कभी भी मेरा बॉस, इमीडिएट बॉस, कभी मेरे मतलब जिसको कहते हैं ना, एक लेवल या दो लेवल ऊपर, ऐसा नहीं रहा। मेरे से बहुत सीनियर लोग ही हमेशा मेरे मैनेजर रहे। तो मुझे एक स्वतंत्रता अपने कार्य में हमेशा मिली है।
जब से मैंने कार्य शुरू किया है कॉलेज के बाद से। तो उसके कारण मुझे स्वतंत्र कार्य करने की आदत भी थी और मुझे पता भी था कि कोई मुझे बांध के रखेगा तो शायद मुझसे होगा नहीं, ये मेरा स्वभाव इस प्रकार का बन गया था। तो एक तरीके से अच्छा रहा, मैं नौकरी कर पाया इतने वर्ष। और जब अमेरिका गया 2006 में, तो वहाँ पे मैंने वहाँ के समाज को देखना चाहा, क्योंकि 2006 तक इंडिया में रह के अमेरिका के बारे में बड़ी बातें सुनने को मिलती थी। तो वहाँ जाने के बाद में देखा कि ये सही में ये समाज का जो हम सुनते हैं और ये है क्या। तो बहुत सी अच्छी बातें हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अनुकूल के लायक, उसके फॉलो करने के लायक नहीं है। और कुछ ऐसी बातें हैं भी जो हम भारतीय रूप में उसको भारतीय बना के उसको अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। और वो चीजें सनातन हैं तो वो हर जगह हर सभ्यता में रहती हैं। अगर कुछ भी अच्छा नहीं होता तो वो आज विश्व के पटल पर इतनी उन्नति कर रहे हैं, उतना तो नहीं करते। लेकिन सब कुछ अच्छा होता तो सनातन होते। सब कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए वो कुछ वर्ष रहेंगे ऊपर और फिर वापस बह जाएंगे। तो वहां पे रह के मुझे मुख्य करते करते ये मुझे ध्यान में आया, जब अपने पुत्र के अध्ययन को मैंने देखा तो हमने कहा ये तो वही कर रहा है जो मैं कर रहा था। फिर से वही पढ़ाई करो, फिर से वही नौकरी करो जो मैंने किया है उसमें, तो ये फिर जीरो से शुरू करेगा, फिर नौकरी ढूंढेगा, फिर पहले दिन से उसको वही ऑफिस में जो मेरे को स्ट्रगल हुआ है वही उसको होगा। तो हमने कहा ये तो तरीका ठीक नहीं है, अगर हमसे आगे जाना चाहिए, अगर हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया तो उससे आगे कुछ जाके कुछ समाज में कुछ नया कुछ होना चाहिए, तब तो आनंद है। नहीं तो वही वही साइकिल रिपीट किया तो क्या अर्थ है। तो ये विचार से शुरुआत हुआ। फिर ये भी विचार मन में आया कि अरे अभी मेरी आयु 40 वर्ष की है, क्या यही करते रहेंगे अगले 20 वर्ष। तो ध्यान में आया कि नहीं, ये तो नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा, उसी समय मेरे माता पिता 2010 में रिटायर हुए थे, 9-10 में। तो वो यूएस आए थे 3 महीने के लिए। तो मैंने देखा कि माता जी तो ठीक है, घर में परिवार में बच्चों के साथ में किचन में कुछ अपना समय उनका निकल जाता है, लेकिन पिताजी बेचारे अपना दिन भर यूट्यूब और इंटरनेट, लैपटॉप लेके बैठे रहते थे, टीवी और इंटरनेट, और आज भी उनका सिलसिला यही चल रहा है। तो ये भी मेरे ध्यान में आया कि अरे ऐसे तो नहीं जीवन चलेगा, कैसे रिटायरमेंट के बाद में क्या यही करूंगा मैं। तो ये सारी चीजें दिमाग में उथल पुथल मचा दिया। और फिर ध्यान में आया कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है, तो क्या करना चाहिए मुझे। यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ, 2012 की बात है। और उसके पश्चात 3 वर्ष लगे मुझे इस विचार पे आने में कि मुझे ये करना ही है। विचार तो आ गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में करना है, मेरा परिवार शिक्षक परिवार से हूँ मैं, तो वो नेचुरली मेरे को आता है। उसके पहले भी शिक्षा के कार्य में जो भी मैंने कार्य किया था कॉलेज में रहते हुए, या अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने का या अपने से साथियों को पढ़ाने का, वो कार्य तो नेचुरली आता था मुझे। तो मैंने कहा कि यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही पारिवारिक स्ट्रेंथ है, तो इसी क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। और ये शिक्षा ठीक तो नहीं है, तो इसमें कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो फिर अध्ययन शुरू हुआ, कैसा क्या चल रहा है। उस समय भारतीय विचार नहीं था, यूएस में ही थे, तो वहीं के अध्ययन क्या है, मॉन्टेसरी क्या है, और अलग अलग विभिन्न प्रकार की वॉल्ड्रॉफ और अन्य प्रकार की शिक्षा पद्धति, शिक्षा का इतिहास, ये सब चीजों में पहले इंटरेस्ट हुआ। कंप्यूटर्स यूज करके शिक्षा को कैसे सुधारेंगे, सब सारी प्रकार की जो इनिशियल मन में विचार आते हैं, सारे प्रकार के विचार आए और उसके प्रति मन भी बना। और ऐसा करते हुए मैं 2015 में वो मेरा भावना इतनी प्रबल हो गई कि मेरे से अब बिना वो किए रहा नहीं जा रहा था। तो मैं परिवार का सहयोग मिला, पत्नी का सहयोग मिला, और इस कारण से मैं भारत वापस आ सका। फिर भारत में मेरे दादी जी द्वारा 70 साल पहले एक विद्यालय शुरू किया है, प्राइमरी स्कूल। उस विद्यालय से जाके मैंने सीखना शुरू किया कि अच्छा ये तो रबर मीट्स द रोड, तो क्या होता है और कैसे क्या होता है। तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझे करने को मिले। और वहां पे ही करते करते मुझे 2018 में भारतीय शिक्षा से इंट्रोडक्शन हुआ। तब तक मुझे शिक्षा और भारतीय होती है और भारतीय शिक्षा क्या है इसका कोई अधिक संदर्भ नहीं था। लेकिन 2018 में जब से मुझे भारतीय शिक्षा के विषय में पता लगा, तब से मेरी पूरी, जिसको कहते हैं, विचार ही पूरे पलट गए, बदल गए। और कुछ समय के अध्ययन के पश्चात मुझे ये पूर्ण श्रद्धा हो गई कि नहीं, भारतीय शिक्षा ही सही तरीका है। अगर आगे जीवन में भारत को और विश्व को सनातन बनाना है, सभ्यता को बार बार ऊपर नीचे नहीं करने होने देना है, और असुरी और राक्षसी पद्धति में बार बार चली जाए हमारी सभ्यता, इस तरीके से नहीं रखना है,
तो शिक्षा भारतीय ही होनी चाहिए। ये श्रद्धा बनी, उस श्रद्धा को लेकर मैं मेरे पिछले 7 वर्ष से मेरा अध्ययन चल रहा है और धीरे धीरे अभी इसी वर्ष एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा, हाँ, अब मुझे कुछ समझ में आता है। अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे कुछ समझ में आता है भारतीय शिक्षा के विषय में, अब कुछ करना चाहिए। अभी तक इसके पहले बार-बार मन में आता था कुछ करना चाहिए, लेकिन लगता था कि नहीं, अभी पात्र नहीं है, अभी मुझे शायद समझता नहीं है, इसलिए अभी कुछ भी करूँगा तो मेरा अध्ययन छूट जाएगा। तो मुझे एक पात्रता विकसित करने तक मुझे ऐसा लगा कि मुझे अध्ययन करते रहना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगा कि अब ये कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ में मुझे ये भी समझ में आया कि ये कार्य अगर मैं करूँगा तो 140 करोड़ लोगों के लिए 1 विद्यालय या 4 विद्यालय खोल के कुछ तो होगा नहीं। तो इसलिए ये कार्य मुझे अभी विद्यालय खोलने का कार्य ना करके मुझे विद्यालय जो खोलना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ में कार्य करना चाहिए और ऐसे लोगों के पीछे संबल बनना चाहिए और उसकी सारी व्यवस्थाओं के ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए। तो कई सारे विद्यालयों और गुरुकुलों से मेरा संबंध हुआ। मेरी बेटी को मैंने 2019 में अहमदाबाद में गोतीर्थ विद्यापीठ करके एक गुरुकुल है, उसमें मैं ले गया। इंटरनेशनल स्कूल में तब तक पढ़ती थी, इसको वहाँ पे ले गया। अहमदाबाद में 5 वर्ष हम लोग अहमदाबाद में रहे। पिछले वर्ष हम लोग बनारस, काशी में शिफ्ट हुए, उसको संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने के लिए। और इस वर्ष उसने 10वीं की परीक्षा 1 महीने तैयारी करके दे दी। हमने कहा कि ठीक है, आज समाज में हम हैं, उपस्थित हैं, तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो गेम खेल रहे हैं, उसके रूल्स को तो फॉलो करना होगा। इसलिए उसको 10वीं की परीक्षा दी। उसने 1-1.5 महीना प्रिपरेशन करके 10वीं की परीक्षा दी। फिर 12वीं की परीक्षा भी उसने 2 महीना प्रिपरेशन करके 12वीं की परीक्षा दी इस वर्ष। और CUET की परीक्षा, उसको BHU में संस्कृत अध्ययन के लिए जाना था, तो उसने CUET की परीक्षा दी और उसका 99.7 परसेंटाइल इस बार CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अगर शायद अर्चना जी को तो पता होगा, लेकिन अन्य लोगों को जिनको नहीं पता है उनके लिए। तो इस प्रकार से उसका अध्ययन अभी चल रहा है और संस्कृत में आगे संस्कृत व्याकरण, न्याय, वैशेषिक और उसके उपरांत वेदांत, दर्शनों के उपरांत धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये इस प्रकार से उसका विचार, मेरा विचार उसके विषय में ऐसा है। ये मेरी इच्छा है, वो क्या करेगी ये तो ईश्वर की कृपा है, उसके ऊपर कितनी होती है, उसकी क्या इच्छा होती है। एक माता रानी का उसके ऊपर क्या आशीर्वाद जाता है और किधर उनको ले जाती हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन ये मेरी पिता के रूप में मेरी इच्छा ये है कि आज समाज को, जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको हम आज कह रहे हैं, जो समाज के मूलभूत विचार आते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली आज पश्चिम से आते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ले लीजिए या थिंक टैंक के विचाराधीन ले लीजिए, इसमें परिवर्तन का प्रारंभ तो हुआ है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से कोई डिजाइन हो, किसी प्रकार का व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की नीति रीति हो, उसका मूल जो है वो विदेश से ही आता है और विदेश में ही जब वैलिडेट होता है तो ही वो मान्य भी होता है। और ये जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, वो अर्चना जी बहुत जोर से सर हिला रही हैं, तो ये मेरी बात को वो जानती हैं कि ऐसा होता ही है। तो मेरी इच्छा है कि वो मेरी पुत्री उस स्थिति पे पहुंचे कि भारत की राज्य सरकार को, भारत के गवर्नेंस को वो गाइड कर सके और भारतीय विचार से, सनातन पद्धति से उसको गाइड कर सके और उसकी स्ट्रेंथ इतनी डेवलप करे। इस विषय को लेकर मैं उसके साथ में कार्य कर रहा हूँ। मेरा बेटा उससे 8 साल बड़ा है, वो अभी बेंगलोर में 2017 में ही वो कॉलेज चला गया था फिजिक्स का MSc करने के लिए सूरत में। लेकिन उसके साथ में चर्चा करते 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 उसको भारत और भारतीय विचार के बारे में बताते बताते अभी बेंगलोर में वो गेम डेवलपमेंट स्टूडियो का स्टार्टअप वो कर रहा है। लेकिन उसके गेम डेवलपमेंट स्टूडियो का जो मुख्य वाक्य है कि वो ऐसे गेम बनाएगा जो व्यक्ति को अपने धर्म की तरफ ले जाए या अपने धर्म की पहचान करे। अधर्म की तरफ ले जाने वाले गेम्स ना बनाकर धर्म की तरफ ले जाने वाले गेम्स बनाए। ऐसा यहाँ तक तो मेरा उसकी चर्चा के बाद में ये बात आई है। तो ये तो अभी मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा। मैं इसके पहले जब अहमदाबाद में था तो जो गोतीर्थ विद्यापीठ है वहाँ पे मैं अध्यापक के रूप में भी अपनी सेवाएं देता था। मेरी पत्नी भी वहाँ अध्यापन कराती थी। और उसके अतिरिक्त पुनरुत्थान विद्यापीठ करके एक संगठन है जो संघ प्रणीत है, वहाँ पे ही मेरा अध्ययन
भारतीय शिक्षा को लेकर मेरा अध्ययन वहाँ पे ही चलता आया है। वहाँ पे ही इंदुमती जी हैं जिन्होंने भारतीय शिक्षा में 25 साल का अपना तप है उनके ही सानिध्य में, उनके ही मार्गदर्शन में मेरा अध्ययन हुआ है। और मैं कह सकता हूँ आज कि मुझे थोड़ा समझता है, अब भारतीय शिक्षा और भारतीय समाज का थोड़ा समझता है। ये तो मेरे बारे में हुआ। ये कार्य जो मुझे क्या समझ में आया उसका मैं थोड़ा सी बात कहता हूँ और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं उसके विषय में जाते हैं। मुझे ये बात समझ में आई कि दो पहलू हैं, एक व्यक्ति विकास, व्यक्ति का आंतरिक विकास जिसको हम आध्यात्मिक विकास कहते हैं, जिसमें साधना है और अन्य प्रकार के मंत्र जप और विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा भाग भारतीयता का समाज के प्रति जो है, जिसको हम समष्टि शास्त्र कहते हैं, वेदों का पूरा ही ध्यान समष्टि के विकास के ऊपर है। समष्टि ही वेदों का मुख्य, अध्यात्म के अतिरिक्त वेदों का एक मुख्य जो विषय है वो समष्टि है। इंद्र, अग्नि, ये सब समष्टि के आदि भौतिक के रूप में समष्टि ही मुख्य विषय है वेदों का। तो इस प्रकार से समष्टि में भारतीय संस्कृति की समष्टि की जब चर्चा जब करते हैं तो मेरे को उसमें कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल समझ में आती हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे आगे के सभी कार्यक्रम और सभी विचार चलते हैं। सबसे पहले तो मुख्य है आत्मीयता या आत्मा या आत्म तत्व या एकात्म जिसको हम कहते हैं। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो भारत, इसके बिना भारत हो ही नहीं सकता। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है परिवार का या कुटुंब का या एक परस्पर निर्भरता का या आत्मीयता से अगला पड़ाव आता है परिवार का, जिसमें परिवार भावना, परिवार रचना और परिवार नीतियां, ये तीनों ही चीजें उसमें जुड़ती हैं। ये दूसरा एस्पेक्ट है समष्टि की रचना के लिए। और तीसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है परंपरा का। और परंपरा इज नॉट ट्रेडिशन, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेडिशन करके उसको स्थित कर देते हैं एक परिस्थिति पे। परंपरा इज ए लिविंग थिंग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होती है और इसमें परंपरा ट्रांसफर करने के लिए और ट्रांसफर लेने के लिए और उस परंपरा को जीवित रखने के लिए और रिफाइन करने के लिए, इस प्रकार से तीनों कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की रचनाओं का, वर्ण व्यवस्था कह लीजिए या आश्रम व्यवस्था कह लीजिए, इन सब की रचनाएं उनको लेकर हुई हैं। तो अगर भारतीय समष्टि को हमको देखना है तो मेरे हिसाब से आत्मीयता, परिवार या कुटुंब व्यवस्था और तीसरा जो है परंपरा निर्माण का। और कुटुंब भी, भारतीय कुटुंब, हम जनरली कुटुंब को अपने परिवार के रूप में समझते हैं या भारत के रूप में समझते हैं, लेकिन मेरी जो समझ है उसके हिसाब से 4 प्रकार के कुटुंब होते हैं भारत में। पहला कुटुंब होता है जो काम पुरुषार्थ की पूर्ति के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है जिसको हम परिवार कहते हैं, अपनी फैमिली कहते हैं, हाउस होल्ड कहते हैं। ये एक परिवार है जो आपके काम पुरुषार्थ को निर्देशित करता है। दूसरा है एक ग्राम, जो आपके अर्थ पुरुषार्थ को निर्देशित करता है। एक पहले इंग्लिश में भी सेइंग है कि टू रेज अ चाइल्ड इट टेक्स अ विलेज। तो विलेज का कॉन्सेप्ट या ग्राम का कॉन्सेप्ट है जो आपके अर्थ पुरुषार्थ, आपकी सारी आर्थिक आवश्यकताएं या सारी आवश्यकताएं जिनको कहते हैं, काम को पूर्ण करने के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं जो आप अपने आप स्वतः पूर्ण नहीं कर सकते, जो पूर्ण करता है ऐसा समूह, वो एक ग्राम कहलाता है, जो अर्थव्यवस्था की इकाई है। तो समाज की इकाई परिवार है, अर्थव्यवस्था की इकाई ग्राम है। तीसरा है संप्रदाय। धर्म पुरुषार्थ को सही रूप से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको संप्रदाय आवश्यक होता है। मैं संप्रदाय का मतलब किसी एक विचार को लेकर या एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं। संप्रदाय जहां पे आपके इष्ट से जुड़े हुए सभी प्रकार के क्रियाकलाप, कार्यक्रम, आपके त्योहार और इस समुदाय, ये इस प्रकार की जो भी बात होती है वो मैं उसको संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। इसको रिलीजन से डायरेक्ट जोड़ना ठीक नहीं होगा या पंथ से जोड़ना भी ठीक नहीं होगा। मैं संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। संप्रदाय का एक विशिष्ट स्थान है भारत में। और चौथा है जो हमारे मोक्ष पुरुषार्थ के लिए राष्ट्र रूपी परिवार की आवश्यकता है। तो ये परिवार का 4 लेवल है जिसको हम कह सकते हैं, समष्टि के 4 लेवल है और चारों लेवल पे ही हमको इसमें परिवार की रचना मतलब परस्पर निर्भरता, आत्मीयता और परंपरा, तीनों का ही ध्यान अगर हम रखेंगे तो संस्कृति भारतीय होना कोई कठिन नहीं है, ये इसका ऑटोमेटिक रिजल्ट है और इसके लिए अन्य कोई
कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही करना सफिशिएंट है, क्योंकि बाकी सब इसका रिजल्ट जिसको हम कह सकते हैं। और इसको करने के लिए जो हमारे ऊपर नियम या आप कह लीजिए जो रिस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं या मर्यादाएं लागू होती हैं, वो धर्म से गाइड होती हैं। क्योंकि धर्म किस लिए होता है? धर्म आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और काम पुरुषार्थ अपनी कामनाओं को धर्म के अनुसार रखने के लिए। और धर्म क्यों? क्योंकि आपको सनातन होना है, तो जो सनातन आपको रखे वो धर्म है। मेरे को तो सीधी सी बात समझ में आई, जो सनातन आपको रखे वो धर्म है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही चीजें उसमें शामिल हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म को कंप्रोमाइज नहीं करें, लेकिन शॉर्ट टर्म भी तो चाहिए। इसलिए सभी प्रकार की कामनाएं जो धर्म के अविरोधी हैं पूर्ण होनी चाहिए। उन पूर्ण करने के लिए अर्थ होना चाहिए, और उस अर्थ को करने के लिए हमारे पास में उस अर्थ को करते रहेंगे और कामनाएं पूरी होंगी तो मोक्ष अपने आप हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये रचनाएं हमको 4 करनी है। अब मैं आता हूं जो इस प्रकार के विचार से क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने विद्यालय शुरू किया, बहुत से लोगों ने गुरुकुल शुरू किया, लेकिन एक ही एस्पेक्ट लेके वो सभी को बहुत कठिनाई होती है। अर्थ की व्यवस्था नहीं होती है। अगर आपने बच्चों को अच्छा शिक्षण दे भी दिया तो समाज तो वही है, उसी समाज में इकलौता व्यक्ति जाएगा तो उसको तो कठिनाई होगी, क्योंकि सब उसको एलियन ही समझेंगे। तो आप व्यक्तियों को तैयार करके एलियन रूप में उनको नहीं छोड़ सकते। दूसरी समस्या आती है, या तो फिर एलिनेशन होता है कि नहीं हमारा संस्कृत समाज अलग है, वो उसमें जो लोग पढ़ेंगे वो समाज से अलग अलग रहेंगे, अलग से ही दिखेंगे, सब कुछ दिखना, पढ़ना लिखना, जीवन सब कुछ अलग होगा। तो ऐसा अलग भी नहीं हो सकता, क्योंकि अलग होना है तो दूसरे देश का होना। हमारे देश में ही हम अपनी ही संस्कृति से रहते हुए अलग कैसे हो सकते हैं? तो भारतीय सनातन संस्कृति तो मेन स्ट्रीम होनी ही है। तो इसको करने के लिए जो सबसे अधिक कठिनाई जो आती है वो आती है, और इस धर्म का खंडन भी हुआ था अर्थ की व्यवस्था को बिगाड़ के। तो अर्थ की व्यवस्था ही बनाना आवश्यक है, लेकिन समस्या क्या आती है कि एडल्ट हो तो अर्थ की व्यवस्था बनाने के लिए एडल्ट्स चाहिए, लेकिन एडल्ट्स की तो धर्म की ज्ञान बड़ा ही सीमित रहता है, और बहुत सारे उनके मन में डर और भय पहले से ही विकसित हो चुके होते हैं। बहुत सारी चीजें गलत सीख चुके होते हैं, संस्कार पढ़ चुके होते हैं। तो वो कैसे करेंगे? और अगर छोटे बच्चों को करेंगे तो वो तो अभी अर्थ की व्यवस्था के लायक नहीं है। तो ये तो पहले मुर्गी अंडा वाली सिचुएशन वाली जो टिपिकल सिचुएशन होती है, ये आज की समस्या है। तो मैंने विचार किया है, और अभी मैं अर्ली स्टेज में थोड़ा बताता हूँ डिटेल में, कि ये एक एक करके नहीं हो सकता है। ये सभी काम और अर्थ दोनों ही, और धर्म और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ एक साथ एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये एक एक करके एग्जीक्यूट नहीं हो सकते कि हम सिर्फ मोक्ष की चिंता करें या धर्म की चिंता करें, ऐसा नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे सिर्फ धर्म की चिंता हो रही है, कुछ जगह पे सिर्फ अर्थ की चिंता हो रही है, कुछ जगह पे सिर्फ काम की चिंता हो रही है, जबकि होना चारों की एक साथ होनी चाहिए। एक साथ चारों पुरुषार्थ एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। इसकी व्यवस्था नहीं है, और यही व्यवस्था ना होने के कारण ही पाश्चात्य समाज इतना कमजोर है, क्योंकि वो इनके पास में इतना बुद्धि ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, 10 वर्ष वहां रहने के बाद में मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो सनातन होने का विचार कर सकें। चाहते तो वो भी सनातन होना है, लेकिन उस विचार को वो एग्जीक्यूट कर सकें, ऐसी उनकी बुद्धि ही नहीं है। और अब तो उनके पास में अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने इस प्रकार से विचार नहीं कर पाने के कारण उनके हाथ पैर बांध दिए। हमारे पूर्वजों ने, ये हमारा बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं पुण्य, हमारे पिछले जन्मों के पुण्य है कि हमारे पूर्वजों ने हमको ये प्रदान किया है, और हम आज भी वापस सनातन संस्कृति और सनातन समाज के रचनाकार हो सकते हैं आज भी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये तो होगा ही। और कल परसों जो हम लोगों ने पढ़ा था, गुरुजी ने कहा भी था कि सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही स्थूलीकरण अपने आप होने लगेगा। एक व्यक्ति से तो नहीं होगा, लेकिन ये सभी संघ, व्यक्तियों का संघ बनेगा जो स्थूल रूप में इसको कार्य करेगा। तो सूक्ष्म रूप भी चाहिए और स्थूल रूप भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की बातों से सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप में परिवर्तित होने का समय आ गया है, ऐसा मेरा मन कहता है। सब लोग उस पर एग्री करेंगे नहीं मुझे मालूम है, लेकिन मेरा मन तो यही कहता है कि नहीं, अब स्थूलीकरण का समय आ गया है, और धीरे धीरे ये बात समाज में घर करती जा रही है। तो इसलिए मैं तो बहुत
पॉजिटिव हूँ, मैं तो बहुत अपबीट हूँ। अर्चना जी, मुझे पता है कि आपको बहुत कष्ट है और झेलना पड़ता है, लेकिन ममता जी भी परसों शेयर कर रही थी, लेकिन मेरी बात मानिए कि ये परिवर्तन का समय प्रारंभ हो चुका है और ये अवश्यंभावी है। ये हमारे और आपके करने से होगा या हमारे रोकने से रुकेगा, ऐसा नहीं है। ये हम सब निमित्त हैं और हमको अपना अपना रोल निभाना है। ये कहने के बाद में मैं थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे है। अर्थ की व्यवस्था के लिए भारत में हमेशा ये रहा है कि अर्थ की व्यवस्था करने के लिए सभी लोग अर्थ के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि सब अपने अपने अर्थ के रिस्पॉन्सिबल होंगे तो इंडिविजुअलिटी बढ़ेगी, और इंडिविजुअलिटी भारत में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इंडिविजुअलिटी सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए ही के संदर्भ में ही आती है, उसमें भी गुरु तत्व तो रहता ही। इसलिए इंडिविजुअल तो व्यक्ति कभी नहीं होता, उसके साथ साथ में हमेशा गुरु तत्व तो रहता ही है। और समाज में देखें तो एक कुटुंब और परिवार तो रहता ही है। 4 प्रकार के परिवार में कोई भी एक परिवार तो आपके साथ में हमेशा रहता है, रहते तो चारों ही होने चाहिए। तो इस प्रकार से एक अर्थ को व्यवस्था करने के लिए कुछ लोगों का दायित्व अर्थ की व्यवस्था करने के लिए होता है। तो इस प्रकार से जो गुरुजी ने कहा है मूर्धन्य लोग, उसमें से जो धनाढ्य है वो अर्थ का रेगुलेशन करते हैं और बाकी समाज अर्थ का अर्जन करता है। क्योंकि अर्थ का अर्जन तो सभी ने करना है, क्योंकि सभी की कामनाएं हैं, सभी की इच्छाएं हैं। भले ही उनकी इच्छाएं आज निम्न स्तर पे हों या अन्य स्तर पर हों, लेकिन उनको अर्थ की आवश्यकता तो है ही है। पुरुषार्थ तो उनका भी करना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो आगे वहां से आगे अपना जर्नी प्रारंभ करेंगे। इसलिए सभी के लिए अर्थ की व्यवस्था करना एक कार्य है, और इन सबको अर्थ धर्म के अनुसार अर्थ की व्यवस्था कर सकें, इसके लिए शिक्षा बहुत 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 बेसिक फंडामेंटल आवश्यकता है कि बड़ों को और छोटों को सबको ही उचित शिक्षा मिले, जो धर्म के ऊपर फोकस करे, जीवन के ऊपर फोकस करे। और ठीक है, अर्निंग अर्थार्जन भी जीवन का ही एक पार्ट है, तो इसलिए उसको अंडरमाइन नहीं करेंगे, लेकिन उसको इतना भी वैल्यू नहीं देनी है कि वही इकलौता शिक्षा का मेन उद्देश्य हो जाए। तो शिक्षा का उद्देश्य जीवन है, जीवन में धर्म का पालन करना, धर्म के अनुसार चलना, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ये लेकर हम चल रहे हैं। इसमें 3 प्रकार की इनिशिएटिव्स अभी तक शुरुआत हुई है। इसी वर्ष 2025 में ही ये सारे इनिशिएटिव अलग अलग स्टेज पे हैं। एक इनिशिएटिव अर्थ के क्षेत्र में प्रसून जी ने प्रारंभ किया है। जो प्रसून जी उसके विषय में चाहेंगे तो आप बता सकते हैं या आप उनसे चर्चा कर लें, जिसमें वो जिसको हम कहते हैं कि ट्रेडिंग, एक सामान को किसी भी अर्थ को सही डिस्ट्रीब्यूशन करना भी एक धर्म का कार्य होता है, क्योंकि हर चीज हर जगह नहीं बनती है। तो जो चीज जहां बनती है वहां से जहां उसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाना, ये धर्म का एक बहुत बड़ा कार्य है। और उसी के साथ में अर्थार्जन करना और सभी लोगों को धर्म का पालन करने की सुविधा प्रदान करना, ये कार्य की दायित्व प्रसून जी ने लिया है। प्रसून जी या उनके जैसे अन्य लोग जो जुड़ेंगे उन्होंने लिया है। अमन जी के साथ में मेरी चर्चा हो रही है शिक्षा को भारतीय शिक्षा रूप में करने की। तो अमन जी के साथ चर्चा अभी चल रही है। अभी उसका टारगेट अगले वर्ष इसको प्रारंभ करने का ऐसा अभी हमने रखा है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और मेरा एक दोस्त है जो अभी परसों ही अपने परिवार के साथ में अमेरिका से 25 वर्ष रहने के बाद में यहाँ पे आया है। बरेली के पास में उसका गांव है, वहां पे वो ग्राम पूर्ण रूप से भारतीय ग्राम विकसित करने के लिए वो प्रयत्नशील है। और मैं अभी 31 तारीख को बरेली जा रहा हूँ, तो उसके साथ में वहां पे बैठ के चर्चा करके वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन वहां पे करना है। ग्राम शिक्षा, चिकित्सा, एक ग्राम जो होता है फिजिकल ग्राम, वो सेल्फ सफिशिएंट हो, इसकी पूर्ण व्यवस्था वहां पे करने की बात हो रही। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग इनिशिएटिव्स अभी चल रहे हैं। और चौथा मैंने बताया है कि मेरे बेटे के साथ में जो चल रहा है कि वर्तमान कार्यों को भी कैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और उसको भी कैसे भारतीय विचार के अनुसार किया जाए, ताकि उससे भी अधिक से अधिक भारतीय समाज को फायदा हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, उसको अपने अनुरूप ढालना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी के अनुरूप खुद को ढालने की जगह टेक्नोलॉजी को अपने अनुरूप ढालना आवश्यक है। तो इस प्रकार से 4 कार्य, शुरुआत है, अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है। हम सभी, आप सभी का अनुभवी सभी लोगों का अनुभव हमको शेयर करें, अपने विचार हमको दें, अपनी सुझाव दें। और उससे भी अधिक अगर आप अपनी ऊर्जा और अपना चिंतन और अपना मानस इन इनिशिएटिव से जोड़ सकें,
तो और भी सुंदर होगा। ये मेरे इनिशिएटिव नहीं है, ये हर व्यक्ति अपने अपने इनिशिएटिव कर रहा है। ये कोई भी सेंट्रलाइज्ड इसमें सिस्टम नहीं है, कोई एक संगठन बनाकर उसको संगठन के अंतर्गत कार्य करने का इसमें कोई विचार नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा और अपना अपना संगठन बना के अपने अपने कार्य को एग्जीक्यूट करना, और उसके बावजूद भी एक सूत्र में रहना, वैचारिक रूप से और कार्मिक रूप से और परिवार के रूप में एक सूत्र में रहना, इस मॉडल पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, ताकि सबका ही विचार और सबका ही मानस पूर्ण रूप से उसमें उपलब्ध रहे और सबके पुरुषार्थ को पूर्ण रूप से सहयोग हम कर सकें। अभी इतना ही कहूंगा, काफी समय ले लिया मैंने, 15 मिनट सोचा था लेकिन 20-22 मिनट ले लिया मैंने, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद भैया। क्षमा जैसा कोई नहीं, लेकिन हाँ, हमने आपको सुना, हमने जाना, और आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। किशोरी दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोरी दीदी प्लीज। प्रणाम, सभी को प्रणाम। नहीं, मेरे भैया से, तुषार भैया से प्रश्न है एक, चूंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो भैया ने जैसा कहा कि मेरा लड़का गेम पर मतलब ये कर रहा है जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, ऐसे गेम पर ना, खेलों पर जो मैं सुन पाई, तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि धर्म से जुड़ा हुआ कौन कौन से खेल होते हैं और कौन सा अधर्म वाला खेल है, ये थोड़ा समझ जानना चाहती हूँ। जी, इसको अगर हम वैसे देखें तो आज की डेट में अगर ज्यादातर गेम क्या होते हैं, कोई चेस करो, किसी ऑब्जेक्टिव को चेस करो, उसमें पैसा मिलेगा, नया कैपेसिटी मिलेगी और पैसा मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आपको नया बड़ा शरीर मिलेगा या 4 गन्स मिलेंगी। इस प्रकार का ही कार्य चल रहा है जो भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। आप आज पाश्चात्य समाज में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, एक तरीके से सरल भी है, एक तरीके से लेकिन लोगों के लिए कठिन है। उन्होंने बहुत सरल मैसेज दे रखा है कि आप पैसा कमाइए, और हर चीज को उन्होंने पैसे में ट्रांसलेट कर दिया। तो आज के लिए मैसेज तो बहुत सिंपल है, किसी को भी समझना बहुत आसान है, पैसा कमाइए, सब कुछ मिलेगा, परिवार से लेकर सब कुछ पैसे से मिलता है, ऐसी व्यवस्था भी वो करते हैं। तो ये तो हो गया अधर्म की बात है, क्योंकि मालूम है आप सिर्फ पैसा कमाएंगे तो आप सुखी तो रह नहीं सकते, ना आपका परिवार सुखी रह सकता है, ना आपका समाज सुखी रह सकता है। ये हम देख लिया है, और अमेरिका उसका स्वतः एक उदाहरण। 30-40 साल लोगों को उल्लू बनाने के बाद में आज उनका देश क्या हो रहा है, ये हम सबको विदित। तो उसका कार्य जो धर्म के अनुसार है, अगर आप देखें तो कोई भी चीज, शिक्षा जिसको हम कहते हैं, वो शिक्षा सारी धर्म की तरफ ले जाना है, तो वो गेम ही तो है। आपको उसको उस परिस्थिति में डालना रहता है जिससे वो अपने धर्म का ज्ञान उसको हो जाए, उससे बार बार वो कार्य कराना जिससे उसका अपने धर्म का ज्ञान हो जाए, उस परिस्थिति में डालना। जैसे कि अगर हम कोई समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो उसमें हमारी अगर करुणा होती है तो हमको अपने धर्म का ज्ञान अपने आप हो जाता है। तो इस प्रकार से गेम में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि वो अगर ऐसा कुछ कार्य करता है तो उसको जो प्राप्त हो वो सिर्फ भौतिक परिस्थिति ना प्राप्त हो, उसको रिफ्लेक्शन करने का भी अपॉर्चुनिटी हो, उसको अपने आगे कैसे बढ़े, सबको साथ में लेकर सबका साथ कैसे हो और सबका विकास कैसे हो, इस प्रकार से अपने धर्म की तरफ उनको जाना है। अब वो विशेष गेम जो वो बनाएगा उसमें वो कैसे रखेगा, ये मैं इससे ज्यादा अभी तो नहीं कह सकता। वो जब कोई गेम बनाएगा तो अवश्य शेयर करूंगा कि ऐसे इस प्रकार से वो इसको करने का प्रयत्न कर रहा है। भैया ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे छोटे बच्चों को आप रामायण और महाभारत नहीं समझा सकते, लेकिन जब हम उन्हें एनिमेटेड फॉर्म में दिखाते हैं तो वो उसको एंजॉय भी कर रहा है और कुछ ना कुछ वो उससे सीख भी रहा है। और आप सिर्फ उसको उपदेश देना शुरू करें तो बच्चा थोड़ी देर में, बच्चा है नहीं समझ पाएगा, वो बोर होके उठ के चला जाता है। तो ये शायद जो आपके बेटे का प्रयास रहेगा कुछ ऐसा रहेगा कि धर्म और अधर्म दोनों में अंतर दिखाते हुए हम बच्चों को या बड़ों को या किसी को भी क्या सिखा सकते हैं। जैसे सुनना और सुनना और देखना का है। जी जिसको हम इमर्शन कहते हैं ना, कि आप उस परिस्थिति में खुद को रखेंगे तो आपको धर्म का ज्ञान होगा। हर बार वो परिस्थिति आपके जीवन में आएगी ऐसा नहीं होता। शिक्षा का भी कार्यक्रम यही है कि गुरु आपको उस पोजीशन में डालते हैं ताकि आपको वो ज्ञान हो जाए, ताकि जीवन में आप जब उस परिस्थिति में आए तो आपको रेफरेंस ही दिया जा सकता है। हर परिस्थिति में जीवन की आपको शिक्षा में तो नहीं डाला जा सकता। तो ये भी एक प्रकार का शिक्षा का माध्यम ही समझ लीजिए कि सिमुलेशन और इमर्जन है, लेकिन है शिक्षा का माध्यम ही। अगर धर्म सिखाना है तो शिक्षा का ही माध्यम है, क्योंकि शिक्षा धर्म सिखाती है।
तो आप लेक्चर दे के धर्म सिखा सकते हैं, कार्य करा के सिखा सकते हैं, गेम खिला के भी सिखा सकते हैं, एनिमेशन दिखा के भी सिखा सकते हैं। जी। तो हम में से यहाँ बहुत सारे माता पिता भी हैं जिनके बच्चे कहीं सेट हो गए होंगे। कुछ माता पिताओं के बच्चे अभी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बहुत सारे शिक्षक भी हैं और बहुत सारे विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने वाले भी हैं। तो समस्या और समाधान दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। मैं अगर अपने से ही शुरू करूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, ऐसी जगह पढ़ाती हूँ जहाँ एक विशेष भाषा के लोग हैं और थोड़ा सा यहाँ मतलब कल्चर बहुत अच्छा है। अगर मैं धर्म की बात करूं तो कल्चर बहुत अच्छा है, धर्म के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हूँ, गणेश उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है, पूजा पाठ पे पूरा ध्यान दिया जाता है, लेकिन रिजिडिटी है, परिवर्तन नहीं लाना चाहते। अनुशासन परिवार से ही नहीं आया, ये मेरा अब तक का अनुभव कहता है। क्योंकि यहाँ जब मैं शुरू में आई थी 2023 में, बच्चा जब मिलता था तो उसके अंदर नमस्ते वाली चीज नहीं थी। और मुझे तो छोड़ो, वो मुझे बताया गया कि मैडम जब बच्चे के माता पिता भी मिलने आते हैं तो बच्चा माता पिता से नमस्ते करता है, मतलब ठीक है, आ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का कल्चर रहा है कि जब हम मिलेंगे तो नमस्ते तो करेंगे, चाहे हंस के करें चाहे रो के करें। तो हम लोगों ने एक कल्चर शुरू किया कि मैं गेट से ही शुरू करती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड को नमस्ते करते हुए निकलती हूँ। और आज स्थिति ये है कि जब मैं निकलती हूँ तो बच्चे, सिक्योरिटी गार्ड, जो भी मुझसे मिलते हैं नमस्ते करते हैं। तो बेसिकली बात है प्रैक्टिकल की, हम सिखा सकते हैं, क्या कर रहे हैं ये दिखा के, किसी से कह के नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रोल, हम किसी व्यक्ति, किसी वर्ग विशेष को भी नहीं कह सकते कि ये टीचर्स का ही काम है, जो अभी आप भैया कह रहे थे बिल्कुल सही है, या ये सरकार का ही काम है। और एक कि क्या सिखाएं, जो एक स्टेटमेंट, एक छोटा सा कोट था कि शिक्षक को छड़ी दे दीजिए, शिक्षक आपको एक अनुशासित राष्ट्र दे देगा। शिक्षक हर व्यक्ति है, पेरेंट्स अपने आप में टीचर हैं, और अगर उन्होंने बच्चे के अंदर वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं सिखाया, अगर मैंने अपने घर में अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मेरा बच्चा नहीं करेगा। मैंने अगर 10 मिनट मंदिर में अपने इष्ट को, अपने आराध्य को नहीं दिए तो मेरा बच्चा भी नहीं देगा। अगर मैंने भोजन को सम्मान नहीं दिया है तो मेरा बच्चा भी नहीं देगा। मैंने अगर काम करने का नहीं बताया कि बेटा जो मैं तनख्वाह लाती हूँ उसके लिए 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जो भी हैं ईमानदारी से दिए हैं, तब तनख्वाह आई है। अंडर द टेबल कुछ नहीं आया है। और तनख्वाहों में सिर्फ आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जिसको हम कहते हैं नमक रोटी चलती है, और जैसे तैसे करके एक पड़ाव पे आके हम मकान बना पाते हैं। अगर मेरा बच्चा ये जानता है कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके के हैं, तो मेरा बच्चा जीवन को उसी तरीके से जिएगा। और अगर मेरे बच्चे को सारी सुविधाएं मुंह खोलने से पहले मिल रही हैं, तो मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकता या सिखा सकती, क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया जो मैं उपदेश रूप में अपने बच्चे को दूं। तो पहली जिम्मेदारी घर से शुरू होती है, फिर समाज से शुरू होती है, और समाज में हम सब हैं, टीचर्स भी हैं, सरकार भी है, क्योंकि सरकार में कहीं और से नहीं आते लोग, हम और आपसे ही आते हैं। एक माता पिता किसी सरकारी शिक्षक से नहीं पूछता कि क्यों नहीं पढ़ाई हो रही, लेकिन जब वही बच्चा एक प्राइवेट में जाता है तो उस प्राइवेट टीचर की बेचारे की खाल उधेड़ ली जाती है कि आपके टीचर ने नहीं किया, ये नहीं किया, वो। वहां क्यों नहीं पूछा जाता जहां आपने सरकार, और सरकारी में लोग पढ़ाना नहीं चाहते, जबकि हम सब जिस एज के हैं, मुझे लगता है मोर देन 80% सरकारी विद्यालयों से ही आए होंगे। तो ये जो परिवर्तन है ना कि प्राइवेट में बच्चा पढ़ेगा तो बहुत, और इस प्राइवेट को बढ़ावा भी कहीं ना कहीं हम सब ने दिया, क्योंकि सरकार को हमने ही भ्रष्ट किया, किसी और ने नहीं किया। मेरा जब तक भला चल रहा है मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, कुछ ऐसी स्थिति है। जी अमन भैया। भैया जी धन्यवाद दीदी। मेरा तुषार भैया से एक ये प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि आपकी बेटी जैसे यूएस में पढ़ रही थी उस समय, फिर आप भारत आए, तो भारत में भी जैसे एक जो अभी आज एक जर्नल एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा चल रहा है, तो फिर उसमें ना डाल के आपने बिल्कुल उसको एक अल्टरनेट वे में
पढ़ने के लिए उसको जो है वो डाला, है ना, अल्टरनेट वे में आपने एक अलग मार्ग तय किया। एक बड़ा साहसिक कार्य है, क्योंकि जनरली हम बच्चों के भविष्य के साथ में बहुत छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, और कहते हैं कि वो जो है बिल्कुल जैसे वो चल रहा है वैसे चलते रहें, फिर बाद में देख लेंगे, जो हो सकता है बाद में देखा जाएगा, है ना। तो जो है आपने बिल्कुल ये चुना। तो आपने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया? क्योंकि आपने बोला कि क्योंकि अब जैसे BHU में आपकी बेटी क्वालिफाई हुई, है ना, तो उसके लिए उसको जरूरी भी था कि हाई स्कूल भी करती, इंटर भी करती, लेकिन गुरुकुल में वो ट्रेडिशनल एजुकेशन में पढ़ने के साथ में हाई स्कूल कैसे किया, फिर इंटर कैसे किया, है ना। तो किस तरीके से आपने इस चीज को देखा? क्योंकि अगर हम एक गुरुकुल की या कुछ ऐसी चीजों की शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम चाहें कि एक इंडिपेंडेंट शिक्षा पद्धति को लागू करके हम लोग चलें, तो हम लोगों को इस तरीके से ये मालूम होना चाहिए कि रास्ता क्या है। जी, आपने एक प्रश्न पूछा है, मुझसे काफी बार पूछा जाता है, दूसरों को बड़ा आश्चर्यचकित करता है और मुझे इतना कठिन नहीं लगता, इसलिए मेरे को सूझता नहीं है इस बात को कहना, लेकिन पूछने के बाद में ये बात ध्यान में आती है कि हाँ, ये बात तो कहनी चाहिए। तो धन्यवाद, ये पॉइंट छूट गया था मेरा, तो मुझे बताना चाहिए था इस बात को। देखिए, मैंने जब ये कहा कि भारतीय शिक्षा ही सही शिक्षा है, जब ये मेरे 2018 में मेरा मानस बना, श्रद्धा मेरी पूर्ण रूप से विकसित हुई, तो मैंने ये कहा कि हम किसी और को क्या कहेंगे, इसको खुद ही पहले तो आत्मसात करना होगा। हम खुद ही उसका आचरण नहीं करेंगे तो हमारी बात में तो कोई दम नहीं होगा। तो और ये मेरा अनुभव हमेशा से रहा है कि आपकी बात में तभी वैल्यू है जब आप वो कार्य कर रहे हैं। जब तक आप कर नहीं रहे, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लोग सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, श्रवण भक्ति करेंगे और निकल लेंगे, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। आपका समय खराब होगा और आपकी ऊर्जा खराब होगी, किसी के ऊपर कोई भी लेश मात्र फर्क नहीं पड़ेगा। शमशान वैराग्य जैसी परिस्थिति रहती है। तो ये बहुत जगह हमने देखा भी, अनुभव भी किया होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, तो उस समय मेरा बेटा तो कॉलेज जा चुका था और वो 18-19 साल का था उस समय। उससे कहना कि आप कॉलेज छोड़ के कुछ और करो, मेरे पास में कोई उसकी व्यवस्था भी नहीं थी। बेटी उस समय 11 वर्ष की थी, तो मैंने कहा अभी ये आयु है तो ये क्या रिस्क ले सकते हैं। पत्नी तैयार हो गई इस मामले में, ईश्वर की कृपा रही है कि पत्नी के जो भय हैं, लेकिन उसको मैं शांत एड्रेस कर पाता हूँ। इतनी शक्ति दी है ईश्वर ने, या उसकी ही शक्ति है कि वो मेरे समर्थन में खड़ी रहती है, जो भी कह लें इसको आप। लेकिन उसके कारण से हम अहमदाबाद शिफ्ट हुए पूरे परिवार के साथ में, सामान लाव लश्कर लेकर, और अहमदाबाद में गए और वहां पे उसका अध्ययन हुआ। कुछ बातें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि क्या होना चाहिए और क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं गुरुकुल शिक्षा पद को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में। सबसे पहली बात यह है कि इकोसिस्टम, जिसको हम कहते हैं आर्थिक इकोसिस्टम नहीं, उसके कारण कोई भी व्यक्ति एक आयु तक, जब तक संस्कार या बेसिक चलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चे 16 के आसपास होने लगते हैं, माता पिता की घबराहट एकदम पीक पे पहुंच जाती है कि अरे मेरे बच्चे का आगे क्या होने वाला है। तो ये तो वहां पे, और इस प्रकार के सभी गुरुकुलों के प्रयोग हैं उसमें दिखता है और होता ही है। इसलिए सारे गुरुकुलों, इस प्रकार के गुरुकुलों में 10वीं के आसपास चरण बहुत ज्यादा है। बच्चे 11-12 साल तक तो वहां रहते हैं, 12, 13, 14 वर्ष की आयु तक। उसके बाद में वहां पे 50% से ज्यादा बच्चे चले जाते हैं, और ये अभी भी वहां पे हो रहा है। पहली चीज। दूसरी तो उसके कारण, और ये इकोसिस्टम का ना होना, क्योंकि आप अकेले एक व्यक्ति को समाज में डाल देंगे तो वो तो वैसे एलियन हो जाएगा, जो मैंने बात कही। इसलिए वो व्यवस्था पैरेलल में बनाते जाना और उसको इक्विप करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गुरुकुल खोल के नहीं होगा और वो प्रयोग के रूप में ही रह जाएंगे, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत से ऐसे उदाहरण है, शांति निकेतन एक उदाहरण है, अरविंदो जी ने शुरू किया था वो उदाहरण है, जड्डू कृष्णमूर्ति जी ने शुरू किया था। विभिन्न प्रकार के विद्यालय भारत में पिछले 70 साल में, 100 साल में इस प्रकार के अनेक प्रयोग हुए हैं। लेकिन सबके साथ में समस्या यही होगी कि या तो वो मेन स्ट्रीम में जुड़ गए, डीएवी कॉलेज और शांति निकेतन और सभी प्रकार के इस प्रकार से, या वो आइसोलेट हो गए और अभी 3 या 4 प्रकार के ही कार्य कर रहे हैं, बाकी समाज मुख्य धारा से वो कट चुके। तो ये दोनों ही चीजों से हमको बचना है। ये वहां से बात समझ में आई। जहां तक बेटी के 10वीं और 12वीं का इंतजाम करने का है,
आज भारतीय सरकार ने एक ओपन स्कूलिंग का भी व्यवस्था कर रखी है, जैसे इग्नू है वैसे ही ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था है, जहां से उसने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके सर्टिफिकेट ले लिया कि भाई अगर आगे कुछ किसी को आवश्यकता है तो हमारे पास में वो कमी नहीं है। जी जी भाई साहब धन्यवाद। तो आपने जैसे वो ये कहा कि आपने कहा कि बेटी ने 2 महीने पढ़ के हाई स्कूल कर ली, 2 महीने पढ़ के इंटर कर ली। तो आजकल तो बच्चा इंटर हाई स्कूल करने के लिए 5वीं से ही पूरी ताकत लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाता है तुम्हारे 10वीं बोर्ड की अभी से नहीं पढ़ोगे, तो वो इतना टेरर क्रिएट कर दिया जाता। तो ये कैसे कोप अप किया आपने? देखिए, वो सारा समस्या टेरर क्रिएट करने की है। बच्चा टेरर के कारण सारा फोकस टेरर पे चला जाता है, पढ़ाई पे नहीं। वो टेरर से ही हैंडल करने में 2 साल में से 1.5 साल तो टेरर हैंडल करने में लगते हैं। एक तरफ से माता पिता, एक तरफ से अध्यापक। वो बेचारा बच्चा इसको हैंडल करे उसको हैंडल करे, इसी में सारी ऊर्जा जाती है। पढ़ाई में तो बहुत कम ऊर्जा जाती है। ये मेरा पर्सनल एस्टिमेट है, आप लोग भी अपने अपने इंडिपेंडेंट इवेल्युएट कर लीजिए कि 10वीं की जो पढ़ाई है, 6 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई, वो एक ही चीज को 5-5 बार पढ़ाया जाता है अलग अलग तरीके से, और एक ही चीज को मतलब बच्चे बोर हो जाएं तब तक उसको खींचा जाता है। उसमें उसको कोई रस नहीं है, फिर भी उसको 5-5 साल वही बात कराई जाती है। लेकिन उतनी ही बात को अगर सारा साल भर आप कार्य करने दें उसको, तो वो बच्चा वही थ्योरी 5 मिनट में सीख लेता है। और अगर वो 10वीं में जाके वो 6 महीने वो किताब उठाता है और उसका भाषा पे अच्छा ज्ञान है, गणित उसको, गणना उसको अच्छे से आती है, और उसका एकाग्रता उसकी विकसित हो चुकी है, ध्यान लगता है उसका, तो 10वीं की पढ़ाई 1 महीने में आराम से की जा सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जानकारी ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है, और है क्या। 10वीं तक तो बुद्धि प्रयोग कुछ भी नहीं होता है, सब तो इन्फॉर्मेशन ही है। आपको याद रखना है और जाके परीक्षा में उगल देना है वैसा का वैसा। तो कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, 11वीं 12वीं के बाद में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उस तक व्यक्ति भी तो, आयु की भी तो 17-18 की हो जाती है, तो बुद्धि विकास हो चुका होता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हम जिन्होंने भी 12वीं की हुई है, साइंस ही सबसे ज्यादा, मैथ्स और साइंस ही सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है, और है भी, क्योंकि उसकी बुक की साइज ही देख लीजिए आप, बाकी सभी किताबों से डबल है, ट्रिपल है। तो लेकिन वो भी 6 महीने के अंतर्गत की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपने कुछ भी नहीं किया हो तब भी। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको भाषा के ऊपर आपका बहुत अच्छा अधिकार होना चाहिए, आपका एकाग्रता और ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए, और आपको फुल मोटिवेशन होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन और ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि इसकी परीक्षा मुझे देनी है। फिर कुछ भी नहीं लगता है। मैं तो IIT JEE की भी बात करूं, लोगों ने 3 महीने पढ़ के टॉप 10 में आए हुए हैं मेरे क्लासमेट्स। तो इसलिए मैं किसी भी बात को सारी चीजें ये ओवर एस्टिमेटेड हैं, इसका डर से ही ज्यादा समस्या होती है। और गुरुजी ने भी कहा है, जो सबको जरूरत नहीं है वो भी कर रहा है, तो फिर तो समस्या होगी। हाथी को अगर आप तैरने के लिए बोलेंगे तो मछली जैसा तो नहीं तैर पाएगा, प्रयत्न बहुत करेगा लेकिन मछली जैसा तो नहीं तैर पाएगा। मछली को पेड़ पर चढ़ने को बोलेंगे तो और समस्या ज्यादा है। तो वो तो डिफरेंस रहेगा ही, लेकिन हाथी तैर थोड़ा बहुत लेगा, मछली थोड़ा बहुत घिसट तो लेगी ही। वही हो रहा है। सबको एक जैसा डंडा मार रहे हैं, सबको एक जैसा करने को बोल रहे हैं। जो अर्चना जी कह रही हैं शिक्षक को हाथ में छड़ी दो, उसमें शिक्षक को तो कंट्रोल है नहीं ना, ये तो कंट्रोल कहीं और से आ रहा है। तो छड़ी दे भी देंगे आप शिक्षक को, तो शिक्षक भी बेचारा ढो डंगर हाँकने वाला ही बन जाएगा, वो शिक्षक तो रहेगा नहीं। वही तो कंडीशन है ना कि फ्रीडम नहीं आप देते हैं बच्चे को। घर से भी थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। जो एक है ना कि सपोर्ट आप दीजिए। डर में तो अच्छे फेल हो जाते हैं, और जब ये डर बैठ जाएगा कि ये बहुत मुश्किल है, तो हम सफल तो नहीं होंगे, फेल ही होना है फिर हमको। जी एक बात मैं कहूंगा कि आज की जो शिक्षा पद्धति है उसका एक ही उद्देश्य था, सिंगुलर एजेंडा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में लोगों को फैक्ट्री में और विभिन्न प्रकार के क्लर्क के काम करने के लिए लोग चाहिए थे, और वो जब तक 3-4%, 5% पॉपुलेशन तक इंडिपेंडेंस तक सीमित था शिक्षा, तब तक वो शिक्षा ठीक थी। उतने लोगों को नौकरियां भी मिल जाती थी, काम भी मिल जाता था, और सरकार को उतने लोगों की और समाज को उतने लोगों की आवश्यकता थी इस प्रकार से शिक्षित होने की। लेकिन जब इससे ये सर्व शिक्षा अभियान बना है, तब से ये 80% लोगों को शिक्षित तो कर दिया है, लेकिन ना किसी के लायक काम क्रिएट हुआ है, ना किसी को। अब अगर बच्चा, मतलब गांव का ये हालत है कि अगर बच्चा स्कूल चला गया तो वो खेती नहीं कर सकता, वो गाय पालन नहीं कर सकता, वो गांव का कोई भी काम नहीं कर सकता अगर वो स्कूल चला गया।
तो ये कौन सी शिक्षा है? और गांव में स्कूल नहीं था तब तक तो गांव में काम होते थे, जब से स्कूल गांव गांव पहुंच गया है तो गांव गांव ही नहीं रह पाए। तो इसलिए ये शिक्षा तो सबके लिए नहीं है। 3-4% को होगी, वो मिलेगी, और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर आज भी होती है तो 4% से समाज, हमारा देश बहुत रेजिलियंट है। 4-5% कुछ अपना करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जाता। जी जी गोकुल जी भाई साहब। जी जी भैया प्रणाम। बहुत बृहद चर्चा है। मैं यहाँ 2-3 बात मुद्दे विषय रखना चाहता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि तुषार भाई साहब जैसे लोग जो होते हैं, वे भगवान कुछ मॉडल के रूप में उनको भेजता है कि एक मॉडल प्रयोग करके देखा जाए, सक्सेस होता है तो उसकी सक्सेस से औरों की प्रेरणा मिलती। और ऐसे जितने भी लोग, इवन मैं कहता हूँ मिशन में भी हम लोग जितने लोग जुड़े हैं, तो वो एक एक अपने समाज में एक मॉडल ही है, एक तरीके से देखा जाए। दूसरा एक बात इसमें ये बात आई थी कि अभी के समय में सिर्फ माँ बाप पे तनाव नहीं है कि मेरे बच्चे को क्या करना है, उससे ज्यादा बच्चों पर तनाव है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या होना है। माँ बाप अगर कुछ कहना भी चाहें तो बच्चों का इतना प्रेशर होता है कि आप नहीं समझते हैं, आप हमारे साथ प्रॉब्लम होगी, ऐसा होगा तो फिर हमारी करियर खराब हो जाएगा। तो वो कई जगह पर माँ बाप भी सोचते हैं कि यार हो सकता है कि समय स्थिति परिस्थिति ऐसी हो तो फिर हम, अगर मान लिया मेरे कहने से इसका नहीं हुआ तो सारी जिंदगी मेरे ऊपर एक तो ये ब्लेम लगाया कि तुमने मुझको नहीं करने दिया, मैं तो करना चाहता था, आपने नहीं करने दिया, आपने नहीं करने दिया। और क्योंकि विजन जो क्लियर है ना, वो क्लियर विजन अभी बहुत कम लोगों के पास में, बल्कि नहीं है। कल भी जो हम लोग की संवेदना और भाव संवेदना पे जो बात आ रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि उस विषय पर उतना ज्यादा समझ नहीं होने के कारण वो डेडिकेशन भी नहीं आता। जब तक समझ नहीं होगी इस विषय की, तब तक ओढ़ा हुआ ज्ञान कभी भी डेडिकेशन नहीं ला सकेगा। तो ये 3-4 सब चीजों का मिश्रण है अपनी बातों में। इन चीजों को लेकर के देखा, कोई एक फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर हैं। फिर दूसरी एक बात आती है कि जैसे मैं अगर अपनी बात कहूं तो मेरा लड़का CS है, वो पहले इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, पर मेरा उस समय मेरा एक कंडीशन ये था कि तुम्हारा अगर 12 के अंदर में 70+ आएगा तभी तुमको इंजीनियरिंग में जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। तो उसका कोई कारण से 70+ उतना नहीं आया, और फिर आ भी गया था, सॉरी आ गया था, पर फिर वो डोनेशन देके जहाँ भर्ती कराने वाली पोजीशन अपने पास नहीं थी, ना मेरा सिद्धांत था, उसने भी उसको नहीं स्वीकारा, और वो बाद में कॉमर्स में स्विच ओवर किया और CS कर लिया। फिर मेरी लड़की को, जब मेरी लड़की 12 पास करी तो उसका भी यहाँ पे कलकत्ता की बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो गया था, पर तब तक DSBB में जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हो गई थी, जस्ट शुरू हुई थी। वो पहला इंटीग्रेटेड कोर्स था। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने अपने घर में अपनी लड़की को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तुम वहां से भी कर सकती हो। फिर मैं उसका एडवांटेज बताया, किया। फिर यहाँ उसका कलकत्ता की एक अच्छी कॉलेज में हो भी गया था। फिर मैं उसको लेके DSBB गया, दिखाया, लोगों से मिला। तो कई बार हमारे पास में स्कोप भी होना चाहिए। वैसे जहाँ पर कि माता पिता को भी फेथ, और मेरे को DSBB पे फेथ एक अलग कारण से था। वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी मैं नहीं जानता था कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे ये फेथ था कि 5 साल अगर इस वातावरण में रहेगी तो लड़की में संस्कार तो बहुत अधिक आ जाएंगे, अच्छे विचार आ जाएंगे। और मेरा अपना अनुभव यह था कि पढ़ाई जो है वो एक्चुअल वर्किंग में बहुत मदद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है कि मैं खुद कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरा पूरा काम इंजीनियरिंग का है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व थी और केमिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व। मैं सारा जीवन हो, और मैंने पूरा मैनेजमेंट का भी काम करना पड़ा है सारा जीवन में। तो ये बात समझ में आया कि पढ़ाई केवल आपका एक स्कोप, आपका विजन क्लियर करती है कि आपको करना कैसे। प्रॉब्लम बिल्कुल अलग अलग हर बार आएंगी और वैसी प्रॉब्लम रिपीट आएगी, दूसरी आपको करना है। तो ये इसलिए मेरे को इस जगह पे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि पढ़ाई आपको इतनी दूर तक ले जाएगी। तो मैंने उस लड़की को वहां से कराया। तो कई बार क्या होता है, लड़कियों के केस में थोड़ा आसान भी हो जाता है। वो लोग बहुत कुछ तो मदर फादर को बहुत रेस्पेक्ट भी करती हैं, बात सुन लेती हैं। लड़के अपेक्षा की ज्यादा रिजिड होते कि भाई ये ऐसा। दूसरा क्या होता है कि एक हमारा माइंड सेट भी ये रहता है कि लड़का को जो है दुनिया को ज्यादा संघर्ष करना है। इन जनरल एक बात कह रहा हूं मैं। अब तो समय के चेंज होते होते चीजें बहुत बदल गई अब तो। और लड़कियां पर इतना भी अगर पढ़ लेंगी कि अपना घर परिवार भी संभाल लें, कर लें, वो अर्थ ना भी कमाए तो भी कोई बहुत खास बात नहीं है। अगर उनके पास संस्कार होंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
एक तरफ से अगर अर्थ है और एक तरफ से संस्कार है तो गृहस्थी बहुत अच्छी चल जाएगी। और ये ज्यादातर ऐसा ही होता है कि संस्कारों का क्रम जो है वो उधर से ही ज्यादा आता है, इसलिए कहते हैं ना एक माता पूरे परिवार का निर्माण कर लेती है। तो और तीसरी जो बात मैं इसमें कह रहा था कि जो अभी आपने जो आज, क्योंकि बहुत सारे विषय इसमें आ गए थे, तो शिक्षा के अंदर में जो हमारा जो मिशन से भी जो धर्म का क्रम चला, तो गुरुदेव ने जो पहला कर्मकांड की पुस्तक दी उसका नाम ही था धर्म तंत्र से लोक शिक्षा। हमको कर्मकांडी नहीं बनाना था, हमको तो लोक शिक्षक तैयार करना था और यज्ञ से हम जीवन जीने की कला सिखा सकते थे। उस पीढ़ी को जिसने कि पढ़ा नहीं है, जिसने लिखा नहीं है, जिसकी पढ़ाई की उम्र पार हो गई, 50 क्रॉस कर गया, तो भी वो कैसे जानेगा धर्म को। उसके लिए हमको धर्म तंत्र से लोक शिक्षण कराना था उस जगह पर बात कर। पर दुर्भाग्य से आज सारा का सारा कर्मकांडों में प्रवृत्त हो गया। मिशन लक्ष्य तो था धर्म तंत्र से लोक शिक्षण था, अगर वो भी रहेगा तो बहुत से लोगों के पास में कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा, सनातन का क्या है, हमारी महत्ता क्या है, ये सारी बातें, चाहे 50 साल की उम्र में आ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आ तो जाए। जी गोकुल जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि मेरे जैसे लोग मॉडल हैं, इसके बारे में मैं एक बात कहूंगा। पहला व्यक्ति पागल कहलाता है, दूसरा व्यक्ति पागल का दोस्त कहलाता है, फिर तीसरा व्यक्ति के बाद में ही अच्छा ऐसा यहाँ कुछ होता है या हो सकता है, ऐसी संभावनाएं लोगों को लगती हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी शायद मुझे आप लोग पागल ही समझ रहे होंगे, लेकिन साथ में प्रसून जी और अमन जी जुड़ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे आपको शायद ये बात लगे कि अब पागल लोगों का समूह नहीं है ये। नहीं, कुछ मैं यहाँ पागल कहता तो मॉडल नहीं कहता ना आपको। जी जी जी। दूसरी बात मॉडल का, जी जी जी, तो उसी का मैं बता रहा हूँ कि प्रसून जी और अमन जी जुड़ रहे हैं, तो अब वो पागलपन से मॉडल की तरफ दिख रहा है जी। दूसरी बात आपने कही कि दिशा नहीं है, बच्चों के खुद का माता पिता डर है। समस्या यही है जो मैंने परसों भी बात कही थी, जो अर्चना जी के संदर्भ में मैंने कही थी कि लोगों को नहीं पता है कि क्या करना है। वो इसी ब्रॉड संदर्भ में, इस इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक ब्रॉड संदर्भ में है कि सबको ये पता है कि हमारे से अपेक्षाएं हैं समाज में, और वो फॉलो करने के तरफ जा रहे हैं कि भाई, जैसे टिपिकल स्टेटमेंट है उसका, शर्मा जी का बेटा तो ये करता है, लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक यार्डस्टिक मेजर करते हैं। सब लोग उसको अपने आप को उसी यार्डस्टिक से मेजर करना चाहते हैं, और ये समाज में हमेशा होगा, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे गुरुदेव ने कहा, मूर्धन्य लोग नए यार्डस्टिक सेटअप कर दें तो लोग उस यार्डस्टिक से मेजर करने लगे। मूर्धन्यों का काम यही है कि वो यार्डस्टिक बदल दें। मैं यहाँ पे एक बात जो कह रहा था कि आज अभी के युग में पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा अपने कैरियर के प्रति उनको सेंसिटिव हो गए हैं या कर दिया गया है कि जी कई जी बार पेरेंट्स भी असहाय हो जाते हैं, नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तीसरी बात जो आपने बहुत 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 इंपॉर्टेंट कही, गुरुदेव के संदर्भ में आपने बात कही कि शिक्षा जो है, लोक शिक्षा, जिसको हमने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उसका स्वरूप ही बदल दिया है, जबकि भारत में हजारों वर्षों से लोक शिक्षा ऐसे ही होती आई है। जैसे आपने कहा, जैसे गुरुदेव ने उसका प्रस्तावित किया था कि सबको लोक शिक्षा में धर्म तो जानना है, लेकिन धर्म जानने का प्रकार हर एक का अलग अलग होता है। मूर्धन्य लोगों को आप धर्म जानने का व्यवस्था अलग करनी होती है, सामान्य जनों को धर्म जानने की व्यवस्था अलग करनी होती है। आप इसलिए पहले जमाने में संत लोग, कथाकार लोग, अलग अलग लोग, लोक संगीत, ये इसके माध्यम से लोगों को धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और उसके अतिरिक्त पाठशालाएं होती थी जिसमें अक्षर ज्ञान है या जो भी बेसिक गणित है, जीवन के जानने के लिए जो भी आपको ज्ञान है वो प्राप्त होता था। इसलिए कोई पीछे नहीं छूटता था, लेकिन धर्म का ज्ञान सबको होता था, और इसके कारण से उनको पता होता था कि उनका धर्म क्या है। तो जब वो माता पिता बनते थे तो धर्म का पालन करने की प्रेरणा पहले से रहती थी। बचपन से ही माता पिता और दादा दादी को और सबको, चाचा को धर्म का पालन करते देखते हुए बच्चों को भी धर्म का पालन करने की प्रेरणा अब स्वतः हो जाती थी। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं एकदम इस बात को मैं बल्कि प्रथम श्रेणी में रखूंगा कि इस बात को हमको सबको विचार करना चाहिए कि कर्मकांड से लोक शिक्षा का जो रास्ता गुरुजी ने दिखाया था, और आप कह रहे हैं वो बात मुझे भी दृष्टिगोचर होती है कि कर्मकांड को लोगों ने स्थिर कर दिया है, स्थित कर दिया है, एक जगह पर रोक दिया है, लिमिटेड कर दिया।
उसको समाज का विस्तार के लिए, लोक शिक्षा के लिए प्रयोग करना, कथा, ये सबको लोक शिक्षा के लिए प्रयोग करने का जो माध्यम है उसको वापस रिवाइव तो करना पड़ेगा। और ये परिस्थिति है हमारे पास, ये कोई कठिन नहीं है, सिर्फ करने की आवश्यकता है। इसमें ये कार्य भी प्रसून जी के साथ में हमारी बात में ये कार्य का भी श्री गणेश एक तरीके से हो गया है। अभी डिटेल बताने लायक परिस्थिति में नहीं है, लेकिन इस कार्य का भी श्री गणेश गुरु जी के से जुड़े हुए सभी कार्यों को, सभी कथाओं को लोक शिक्षा के रूप में कन्वर्ट करने की व्यवस्था करने का कार्य भी शुरू कर दिया है प्रसून जी। जी इतना ही मैं बोलूंगा, आगे बाकी किसी को कुछ कहना आवश्यक है। भैया वैसे तो समय हो रहा है, लेकिन चर्चा ऐसी है कि हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है इसमें। तो बात वही है कि धर्म भी सिखाना है और अर्थ भी सिखाना है और शिक्षा भी सिखानी। शिक्षा सिर्फ द्वार खोलती है कि आपको एक पोस्ट दे देगी और उस पोस्ट को आप कैसे सही तरीके से जस्टिफाइड फॉर्म में कर सकते हैं, उसके लिए धर्म साथ साथ पैरेलल चलाना पड़ेगा। तो गुरुकुल भी चलाना है और बाकी शिक्षा व्यवस्था भी देखनी है। बाकी अमन भैया बताएं आगे क्या कैसे अभी समापन करना है या... हो गया है। हाँ, मेरा निवेदन है 1-1 मिनट में जो है संजय जी भाई साहब, क्योंकि इनका काफी देर से हैंड रेज है, तो समय के भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण ना हो, तो 1-1 मिनट में हम लोग अपनी बात को रख दें, तो फिर हम लोग इस पर कल भी चर्चा कर सकते हैं। जी भाई साहब। जी भाई साहब, सभी को प्रणाम, है ना। तो तुषार भाई साहब को मेरा प्रणाम अलग से। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपसे अमन भाई साहब ने अगर क्वेश्चन कर दिया तो इसका मतलब है कि उनकी पकड़ बहुत मजबूत है उस सब्जेक्ट पर। अमूमन वो कभी किसी से प्रश्न करते नहीं है, तो अगर आपसे प्रश्न किया है तो आप मान के चलिए आपको बहुत कुछ सीखना उनसे इस उसमें। तो हाँ, ये आप मान के चलिए। तो आपकी इतनी पकड़ नहीं है जितनी अमन भाई साहब की है इस क्षेत्र में, तो आपको बहुत कुछ सीखना है। आपने कभी भी उनको समझाने का प्रयास नहीं करना कि ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए आपको, बल्कि विनम्रता से नीचे बैठ करके और बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, जितना मैं उनको वर्षों से जानता हूँ। और दूसरी बात है, खैर मैं कभी भी ये वाली तो मैं तो क्लास छीन लेता हूँ अपनी बात कहने के लिए। तो बाकी देखिए, अब एक आया था ये रिंकू सिंह का नाम सुना होगा आपने, क्रिकेटर में। तो हाँ, तो उसमें क्या है, अब उसको शिक्षा अधिकारी बनाया सरकार ने, जबकि वो 10वीं फेल है। मानते हैं इस चीज को? तो उसमें क्या है, 2 तरह के सब्जेक्ट आते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो उसमें क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में लिया है। उसका कठिन अभ्यास, कठिन डिसिप्लिन, जो अनुशासन कहते हैं ना, वो उसके पास है। वो सामने खड़ा करते हैं उसको कि सीखिए इनसे। तो बाकी मेरा 1 मिनट हो गया है, तो इस चीज को मैं कभी भी आगे उसको ले जाऊंगा। जी प्रणाम। एक मिनट हो गया मेरा। जी भाई साहब, बिल्कुल संजय भाई साहब बड़े भाई साहब हैं, और ये कभी भी मतलब जो है इतने गंभीर वातावरण में जो है बिल्कुल, तो कभी हम लोगों को वो करने के लिए भी, ऐसा मोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं। तो बिल्कुल हल्का फुल्का भी वातावरण बना रहे, तो ऐसे वो बातें कहते रहते हैं, अन्यथा कोई वैसी बहुत बड़ी बात नहीं है। जी सुमन जी का हैंड रेस था भाई साहब। हाँ मैं प्रणाम सबको। मैं एक्चुअली वही समय की मर्यादा के अनुसार से मैंने सोचा कि फिर दोबारा डिस्कशन होगा तो उसमें चर्चा करेंगे। हाँ, तो 1-1 मिनट में हम लोग कह के फिर हम लोग दोबारा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा तो दोबारा इसको शेड्यूल कर लेंगे। जी, तो मेरा मेन था कि इसका जो अभी जो हम लोग का ये जो एजुकेशन सिस्टम नया जो गुरुकुल का हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें सबसे मेन जो दिक्कत आती है कि जो मॉडर्न एजुकेशन अभी भी है, जैसे मेडिकल सिस्टम है या चाहे जो भी इंजीनियरिंग है, इतने सारे एडवांस चीज आ रहे हैं, उसको गुरुकुल सिस्टम में कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है, और इसके लिए क्या माने थॉट प्रोसेस है। जैसे अगर हम लोग कुछ इसको करते हैं तो हम लोग का कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए पूरा, कि जिससे कल ये भी नहीं लगे कि हमारे जो बच्चे गुरुकुल वाले हैं वो थोड़ा सा इंफीरियर हैं या ऐसा ढंग का। सिर्फ हम संस्कार तो बात है, ठीक है, संस्कार की बात तो वो एक जगह है, लेकिन जो बाकी जो जैसे समय चल रहा है, जो अभी जो मॉडर्न एरा है, जो एडवांसमेंट हो रहा है, तो उससे भी कोप अप होके हमको रहना है। तो ये दोनों को कैसे सामंजस्य बना के रखना है, तो इसके बारे में मेरा थोड़ा सा जानकारी लेना था तुषार भाई साहब से, या चाहे जो भी इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स है।
और दूसरा बात था कि अपना क्या प्लानिंग है, जैसे इसमें कैसे है, इसमें क्या मैंने आगे का क्या सोच रहे हैं, कैसे हम लोग सोच रहे हैं कि इसको आगे परकुलेट करें और ज्यादा जगह पे। तो ये सब ज्यादा डिटेल्स था, तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा ड्रॉप कर देता हूँ, अगले बार में पूछेंगे। ये बात थी वैसे। सुमन जी, एक लाइन में मैं आपकी बात को कह देता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि गुरुकुल ये आइसोलेटेड या एलियन बनाने का कार्यक्रम नहीं है। अगर आज समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को बदलने की क्षमता होनी चाहिए, और साथ ही साथ उस व्यवस्थाओं में बाकी विद्यार्थियों से ज्यादा उत्तम विद्यार्थी बन के उस व्यवस्था को करने की क्षमता होनी चाहिए। मेडिकल या इंजीनियरिंग, कोई भी चीज ऐसी, कोई भी रॉकेट साइंस या कुछ भी ऐसा देख लीजिए तो ऐसा नहीं है जो गुरुकुल के छात्र नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसा सोचिए कि जो भी गेम है, गेम के रूल्स और गेम के, अगर वो गेम खेलना है तो गेम के रूल्स समझ के उस गेम को खेलते आने की क्षमता हमारे छात्रों में होनी चाहिए। वो खेलना है या नहीं खेलना है ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर खेलने का डिसाइड किया है तो क्षमता और उनका अधिकार तो होना चाहिए। तो ये अधिकार डेवलप करने की बात है। उसके बाद जीवन में हम क्या करते हैं, हमने इंजीनियरिंग किया और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो पढ़ा कुछ है और कर कुछ और रहे हैं। अभी एक उदाहरण था कि पढ़ा कॉमर्स है और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये तो जीवन में अलग अलग चीजें करते हैं, लेकिन क्षमता कोई भी कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, जो भी आप जिसके ऊपर निर्धारण करें। जी। और वैसे भी मेडिकल और इंजीनियरिंग तो हमारे वेदों का हिस्सा रहा है, अब तो सिर्फ उसकी भाषा बदली है और उसमें डेवलपमेंट हुई है। नहीं जी, वो तो ठीक है दीदी, लेकिन मेन दिक्कत है जैसे अगर आप कोई एजुकेशन उस सिस्टम से आया है गुरुकुल से, अब जो नया स्ट्रीम है जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना है तो वो फिर उसमें कैसे एंट्री कर पाएगा, वो वहाँ पे दिक्कत आएगा। उसका सिंपल है, इंजीनियरिंग में जाना है अगर आपको तो उसके लिए आपको जेई या मेंस देना पड़ता है। आप जेई मेंस देने के लिए आपको 12th में साइंस लेना पड़ता है। आप 12th का साइंस लेके जेई मेंस दीजिए और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए। जी, तो ये चर्चा का विषय है, तो हम इसको फिर आगे डिटेल चर्चा में लेंगे भाई साहब। जी जी। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर केडी जोशी जी। राम भाई साहब, मैंने कहा जो तुषार जी ने आज हमें ये एक किस्म से कहा जाएगा कि रास्ता एक दिखाने की बात की है। बहुत बड़ी हिम्मत का काम तुषार जी ने किया है, जो हर एक के बस का नहीं है। मैं तो कहूँगा एक उदाहरण हमारे लिए आज ये हैं तुषार जी, और बहुत सारे हमारे साधक लोग अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन तुषार जी ने जो काम किया है अवश्य ही काफी आगे सोच के बढ़ के ये डिसीजन लिया है और काम कर रहे हैं। हम सबको ये देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, जहां तक हो सके इस दिशा में हम लोग क्या हम सबकी भूमिका हो सकती है इसके बारे में सोचना होगा। इसके लिए चर्चाएं आज इतने भर से नहीं होगा, इसको मुझे लगता है कि हमें और आगे इस पर चर्चा करनी होगी। प्रसून जी और इनका ग्रुप तुषार जी मिल करके क्या काम कर रहे हैं, अवश्य ही हम सबका मार्गदर्शन इससे होगा, मेरा ये मानना है। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया इस क्लास को किसी भी इवनिंग शिफ्ट में न रख के संडे में दिन में रखा जाए, जहाँ किसी कोई समय सीमा नहीं होगी तो आसानी से बात हो सकती है। एक बात और है दीदी जी, बहुत ही बात एक कही थी कि किसी भोजन को हद से ज्यादा दे दिया जाए तो अपच हो जाती है। नहीं थोड़ा जी इसी क्लास में डोज जो है थोड़ा थोड़ा मिलता रहे और ये प्रैक्टिकल भी कुछ कुछ होता रहे साथ में। तो नहीं तो इसीलिए ना भैया, जैसे हर संडे, हाँ ठीक है, वो दिन का आधा घंटा कहीं हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रेगुलर जो हमारे पुराने जो साप्ताहिक हमारा विषय रहा उसमें भी लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं, और शिक्षा तो ऐसी है कि वो अनवरत प्रश्न करती है और जवाब मांगती है। जी, तो समय बहुत हो गया है, 10 मिनट का अतिक्रमण हो गया, क्योंकि विषय बहुत ही था, तो हमें लगता है क्लास को समाप्त कर सकते हैं। जी जी, आइए शांति पाठ के साथ। जी नहीं भाई साहब, ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया, शुभ रात्रि।